नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। तो 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए मतदान का जो प्रक्रिया है, वो सिलसिला है, वो शुरू हो गया। आज पहले चरण की पोलिंग हुई, मतदान हुआ। 102 लोकसभा सीटें हैं जिनके लिए आज देश के मतदाताओं ने अपने वोट डाले। 102 लोकसभा सीटें, एक बड़ा चंक है। और आज गर्मी के बीच, तपिश के बीच लोग अपने घर से निकले और मतदान हुआ। हालांकि कुल मिलाकर अगर देखें इस मतदान की तस्वीर को, तो यह तस्वीर देखकर ऐसा लगता है कि मतदान कोई बहुत अच्छा नहीं हुआ, यानी बहुत ज्यादा लोगों ने इसको लेकर उत्साह नहीं दिखाया। हालांकि कुछ राज्यों में मतदान का प्रतिशत अच्छा रहा, पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु जैसे राज्यों में मतदान का प्रतिशत अच्छा रहा, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड जैसे राज्यों में मतदान का जो पोलिंग परसेंटेज था वो बहुत अच्छा नहीं रहा। वो थोड़ा सा निराश करती है बात, क्योंकि मुझे लगता है कि मतदाताओं को, देश के आम जनता को 5 साल में एक बार ये मौका मिलता है। केंद्र में वो अपने मन की सरकार बना सकते हैं, किसे वो प्रधानमंत्री चाहते हैं उसके लिए वोट कर सकते हैं। लेकिन इस तरह की जो पोलिंग हुई, कई राज्यों में जो हल्की पोलिंग हुई, उसको लेकर कई तरह की चिंताएं हैं। पॉलिटिकल पार्टियों को जो है लग रहा है कि जहां ज़्यादा पोलिंग हुई है वो उनके पक्ष में है, जहां कम पोलिंग हुई है उनके पक्ष में भी है। क्योंकि राजनीतिक पार्टियों का एक जो है उनका एक सिलसिला होता है। राजनीतिक पार्टियों का एक आदत होती है, चित भी मेरी, पट भी मेरी और अंटा मेरी जेब में। इस तरह की राजनीतिक पार्टियों की आदत होती है। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का अलग मत है। कुछ साल पहले तक देश की राजनीति में ऐसा होता था कि जब वोटिंग होती थी और वोटिंग का परसेंटेज जब सामने आता था, तो उसके बाद राजनीतिक विश्लेषक अपने अपने बस से लेकर निकलते थे और वो अपने अपने प्रिडिक्शन करने लगते थे। ज्यादा पोलिंग हो जाए तो लगता था कि एंटी इनकम्बेंसी पोलिंग है, यानी कि जो सत्ताधारी पार्टी है उसको हराने के लोग निकले हैं। कम वोटिंग होती थी तो लगता था कि लोग जो हैं यथास्थिति चाहते हैं। इस तरह के तमाम तरह के आकलन किए जाते थे। लेकिन बीते कुछ सालों में जो ट्रेंड थे ये टूट गए हैं। अब पोलिंग को लेकर, पोल परसेंटेज को लेकर के कोई भी अनुमान लगाना बड़ा खतरनाक होता है। खतरनाक इसलिए होता है क्योंकि खतरे से खाली नहीं होता। आप जो प्रिडिक्शन करते हैं उस प्रिडिक्शन को लेकर के वो उल्टी पड़ जाती है प्रिडिक्शन। लेकिन आज दो टूक में हम समझने की कोशिश करेंगे जो पहले चरण का जो मतदान हुआ वो आखिर क्या संकेत दे रहा है। हालांकि सबसे ज्यादा सीटें हुए, जो 7 चरणों में मतदान होना है उसमें सबसे ज्यादा सीटें जो है पहले चरण में हैं। लेकिन अभी जो है 6 चरण और बाकी हैं और 450 से ज्यादा सीटों पर अभी मतदान होना बाकी है, यानी कि चुनाव अभी भी खुला हुआ है। अगर कोई इस चरण के आधार पर कोई नतीजे निकालेगा तो बहुत जल्दबाजी होगी। चुनाव अभी भी ओपन है, खुला हुआ है। लेकिन यह समझने की कोशिश आज जरूर करेंगे, पहला दौर चुनाव किस ओर, चुनाव की हवा किस तरफ बह रही है। आज दो टूक में यही समझने, जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि आगे बढ़े, जरा सुन लेते हैं कि किस किस तरह के दावे नेताओं ने आज वोटिंग के बाद किए। सुनिए जरा। 2024 का ये चुनाव सिर्फ एक सांसद चुनने का चुनाव नहीं है, ये देश का चुनाव है। देश के भविष्य को सुनिश्चित करने का चुनाव है। आपकी आने वाली पीढ़ी के भाग्य को सुनिश्चित करने वाला ये चुनाव है। ये चुनाव आने वाले 5 साल में भारत को दुनिया की बड़ी शक्ति बनाने का चुनाव है। आप देख रहे हैं कि दुनिया में कैसे युद्ध के बादल छाए हैं। जब दुनिया में युद्ध का माहौल हो, घटनाएं घट रही हो, तो भारत में युद्ध स्तर पर काम करने वाली सरकार बहुत जरूरी है। मैं 101% आश्वस्त हूँ, अच्छे मार्जिन से मैं चुनाव जीतूंगा। पूरी तरीके से कहीं इफ एंड बट नहीं है। हम लोग चारों सीट फर्स्ट फेज का जीत रहे हैं और हमने पहले भी कहा है कि बिहार जो है इस बार चौंकाने वाला रिजल्ट देगा। बिहार की जनता सबसे होशियार जनता है। बिहार की जनता जानती है कि मैंडेट किसको देना चाहिए
लोग बोलने वाले बोलते रहेंगे। इस बार बिहार की जनता 40 की 40 सीट भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को देने का काम करेगी। हम जो कहते हैं वो करते हैं और जो करते हैं वही कहते हैं। हमने पहले भी करके दिखा दिया है और इस बार भी करके दिखाएंगे। तृणमूल कांग्रेस इस बार चुनाव में स्वीप करेगी। इस बार यहाँ से भारी वोटों से, भारी मत से यहाँ से हारने वाला है टीएमसी का कैंडिडेट, ये निश्चित है। हम लोग भाजपा से ज़्यादा सीट जीतेंगे राजस्थान के अंदर और 272 का आंकड़ा चाहिए होता है सरकार बनाने के लिए और वो आसानी से इंडिया गठबंधन को वो आंकड़ा प्राप्त हो जाएगा। सचिन पायलट कह रहे हैं कि 6 से 7 सीटें वो जीत रहे हैं। आपको We will win in Tamil Nadu overwhelmingly. I am very clear about it. We will win in Sivaganga as well. पहले चरण की हवा और पश्चिम की हवा भारतीय जनता पार्टी का पूरे उत्तर प्रदेश में, देश में सफाया करेगी। कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, ये देश की समस्या की जड़ है। भारतीय जनता पार्टी समाधान का नाम है। क्या ये ऑडियो? तो तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के अपने अपने दावे हैं इस पहले चरण के मतदान के बाद और दावे जो है इसलिए भी किए जाते हैं कि एक हवा बांधने की कोशिश होती है, वोटर्स को एक मैसेज देने की कोशिश होती है कि देखिए हम आ रहे हैं, हम जीत रहे हैं। हालांकि वोटर जो है वो नेताओं से ज़्यादा समझदार है, इसलिए वो ज़्यादा इन बयानों में पढ़ने की कोशिश नहीं करता। उसने जो अपना मन बना रखा है उसी के अनुसार चलता है। लेकिन पहले दौर का मतदान जो है, पहले चरण का जो है मतदान हुआ है, तो इसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे कि चुनाव का पहला दौर, चुनाव ये जा रहा है किस ओर, इसको समझने की कोशिश करेंगे। और मेरे साथ आज जो मेहमान आज की डिबेट में जुड़ रहे हैं, परिचय करवा देता हूं। आज मेरे साथ 6 मेहमान आज की डिबेट में जुड़ेंगे। मेरे साथ राकेश त्रिपाठी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है राकेश त्रिपाठी जी। मेरे साथ स्टूडियो में जो है अभी राकेश त्रिपाठी जी को दिखाएंगे, लेकिन स्टूडियो में जो जुड़े हैं मेहमान उनका परिचय करवा दूं। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं भुवन भास्कर जोशी जी। सैयद जवाद मेरे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं सैयद जवाद। स्टूडियो में मेरे साथ ब्रिजमोहन दुग्गल जुड़े हैं, पीएम रिपोर्ट कार्ड के संस्थापक हैं। मेरे साथ स्टूडियो में रमनीश वत्स जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और इसके अलावा मेरे साथ जल्दी 2 मेहमान और, राकेश त्रिपाठी और बीजेपी से, और मेरे साथ अभय कुमार जी चुनाव विश्लेषक जो हैं वो भी जुड़ेंगे। तो जल्दी से शुरुआत करते हैं। मैं शुरुआत राकेश त्रिपाठी जी आपसे करना चाहता हूँ आज की डिबेट की शुरुआत, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो। राकेश जी, जब पहले नहीं, मुझे लगा राकेश त्रिपाठी जी अभी जुड़े नहीं हो, मुझे बताया जा रहा है। तो चलिए मैं अब सैयद जवाद आपसे मैं आपका रिएक्शन लेता हूं। क्या लग रहा है कि ये पहले चरण का जो चुनाव है, जो पोलिंग हुई है, बहुत अच्छी पोलिंग नहीं हुई? कुल मिलाकर 60% पोलिंग हुई है। उम्मीद तो की जानी चाहिए थी कि क्या क्यों कह रहे हैं जुड़े 80% होती, लेकिन 60% पोलिंग हुई है। क्या लग रहा है आपको, चुनाव जो है किस तरफ जाता हो आपको दिखता है? आपका शीर्षक है कि चुनाव किस ओर, तो चुनाव है मोहब्बत की ओर और काटने जा रहा है नफरत की डोर। देखिए, ये चुनाव ऐतिहासिक भी है और ये दिशा भारत की डिसाइड करने जा रहा है, किस तरफ जा रहा है भारत। देखिए, एक बहुत बड़ी बात ये कही जा रही थी कि एक मोदी मैजिक या माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक ऑरा क्रिएट करा जा रहा था, जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज मैं देख पा रहा हूँ कम हो रही है बनिस्बत, तो वो मैजिक जिसको बहुत ज़्यादा करने की कोशिश की थी वो तो नहीं दिख रहा वोटिंग परसेंटेज के अंदर, हालांकि ज़्यादा होनी चाहिए थी। अब बिहार के अंदर देखिए, बिहार के अंदर भी बहुत ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज इंक्रीज़ नहीं हुआ है, 1 से 1.5% के आसपास का 2019 से डिफरेंस रहने वाला है गठबंधन। उसके बाद आ जाइए, अभी आप देख रहे थे कि 25 में से 25 सीटें जो है पिछली बार राजस्थान के अंदर जो है वो रिपीट करी थी। राजस्थान के अंदर भी वो बहुत ज़्यादा चुनाव जो है इतना ओपन नहीं दिख रहा, इतना एक्साइटमेंट लोगों के बीच मुझे चुनाव इतना, मैंने 2019 भी देखा और 2014 भी देखा, जितना एक्साइटमेंट 2014 और 19 के अंदर चुनाव को लेकर के था, उतना एक्साइटमेंट जो है वो नजर नहीं आ रहा। सैयद जवाद, ये आपने एक बात कही, एक्साइटमेंट नहीं दिख रहा। अब एक यहां पर सवाल यही उठता है कि एक्साइटमेंट जो है, बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषकों का ऐसा मानना है, ये एक्साइटमेंट इसलिए नहीं है क्योंकि 6 महीने पहले जो है इंडी गठबंधन बना और उससे जो एक मैसेज गया कि भाई मोदी से हम मिलकर लड़ेंगे, वो गठबंधन जो है बिखर गया धीरे धीरे, उस गठबंधन में फूट पड़ गई और वो गठबंधन बिखर गया। दूसरी बात यह है कि विपक्ष लोगों को लग रहा है कि बहुत वीक है,
इसलिए भी लोगों को लग रहा है कि लोगों में बहुत दिलचस्पी नहीं। और फिर मैं कह रहा हूं, बहुत से चुनाव विश्लेषक मानते हैं कि जब ज्यादा पोलिंग नहीं हो रही तो इसका मतलब एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं है। एक 10 सेकंड में आपको एक बात बताता हूं। देखिए, खास तौर पे दो मुझे प्रदेश ज्यादा जो है वो नजर आ रहे हैं कि इसमें निर्णायक भूमिका में होंगे, एक बिहार, दूसरा महाराष्ट्र। बिहार की जनता ने क्या महसूस करा वो भी आपको बता दूं कि नीतीश कुमार जी के साथ इनका पहले जो है एनडीए गठबंधन था, उसके बाद लगातार सरकार 17-18 साल से है, फिर उसके बाद नीतीश कुमार साहब फिर जो है इंडिया गठबंधन के साथ आते हैं उसका, और फिर दोबारा वापस चले जाते हैं। तो लोगों को ये महसूस हो रहा है बिहार की खास तौर से जनता के अंदर कि भाई बाद में लौट घूम के नीतीश कुमार ही रहने हैं, नीतीश कुमार के साथ जाना है। एक तरफ ये आरोप लगाते फिर चले जाते हैं, और ठीक भारतीय जनता पार्टी भी उन्हीं के रास्ते पे चली गई। तो वो एक्साइटमेंट नहीं, क्योंकि वहां पे वादा करा गया था कि भाई हम पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाएंगे, स्पेशल राज्य का दर्जा देंगे, पैकेज देंगे, रोजगार उत्पन्न करेंगे। आप सोचिए जितना जनमानस है, खासतौर से बिहार का युवा है, वो नौकरी करने के लिए पलायन कर रहा है। कौन सी जगह पर? आप देखिए गुजरात जाता है। क्या गुजरात के लोग भी आते हैं बिहार के अंदर नौकरी करने, या आप कहीं और स्टेट में देखते हैं? नहीं। तो बिहार, उत्तर प्रदेश के युवा जो हैं जा रहे हैं, तो उनके हाथ कुछ लगा नहीं। सेम महाराष्ट्र के अंदर मैंने अशोक भाई 4 जिले जो कवर करे, एक नागपुर जहां से नितिन गडकरी साहब हैं, उससे लगा हुआ यवतमाल जी। आपको रोक रहा हूं, आप महाराष्ट्र पर आए। पहले जो है रमनीश, क्योंकि बिहार से ही है, रमनीश, बिहार को लेकर सैयद जवाद कह रहे हैं कि और बिहार में जो है पोलिंग बहुत अच्छी नहीं हुई है, और बिहार को लेकर आखिर क्यों, क्या लग रहा है कि नीतीश जी जो है इधर उधर चले जाते हैं, इसलिए जो है लोगों को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लोगों में उत्साह नहीं दिख रहा, या फिर लग रहा है कि ये तेजस्वी और बाकी लोग जो हैं वो फाइट नहीं दे पा रहे हैं, या फिर जो है सैयद जवाद कह रहे हैं वो आपको एक वजह दिखती है? बिल्कुल। सबसे पहले अशोक जी, सबों को राम राम। उसके बाद बात होती है बिहार की, बात होती है विकास की, फिर बात होती है कि शोषित और गरीब जो जनता है अभी भी कहीं ना कहीं उसका दंश झेल रहा है। तो दंश झेल रहा है, किसका दंश झेल रहा है? आप बताइए। 1977 के बाद मैंने देखा कि जातिगत आधार के ऊपर काफ़ी ज़्यादा देश में एक माहौल बना, खास करके बिहार में। 1990 के बाद मैंने लालू यादव को देखा कि जातिगत आधार पे उन्होंने वोट मांगने की शुरुआत करी, कवायद शुरू वहीं से की। उन्होंने जाति को मुद्दा तो बनाया, उसके साथ उन्होंने कहा कि ये जो जाति वाले जो हैं, खासकर ये बहुत ज़्यादा शोषित हैं, वंचित हैं। तो बताइए उनके लिए लालू प्रसाद यादव ने क्या किया? यदि विकास की योजनाएं भर भर के यदि बिहारियों के लिए लेके आते, तो मुझे लगता है ना तो महाराष्ट्र उनको जाने की जरूरत पड़ती और ना ही गुजरात जाने की पड़ती। आज विकास कहीं ना कहीं, विकास में आज बिहार पीछे है, तो उसका मूल कारण कौन हो सकता है? क्योंकि आज तेजस्वी यादव भी तो पहले उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन सबसे ज्यादा यदि सत्ता में रहे तो सबसे ज्यादा समय तक नीतीश जी ने बिहार में शासन किया ना। नहीं, तो नीतीश का साथ तो रहा ना इनका। तो आप विकास की को मानते हैं कि बहुत बड़ा ये कार्यवाहक रहे लालू प्रसाद यादव हो, चाहे उनके यादव जो परिवार है, चाहे राबड़ी देवी, तो उन्होंने विकास की कितनी योजनाएं लाई, कितने फैक्ट्रियों के लेके आया। तो मुझे उसके बाद रेलवे मंत्री भी तो थे ना। तो रेलवे मंत्री होने के नाते लालू प्रसाद यादव का मैंने देखा सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने निभाई कि बिहारियों को मजदूर भर भर के ट्रेन में उसके बाद पलायन करने के लिए उनको मजबूर होना पड़ा। वही महाराष्ट्र जाकर के, गुजरात जाकर के ये गुजर बसर करने की जरूरत पड़ी। आज मजदूरी कर रहे हैं। उसका मूल कारण जो है लालू प्रसाद यादव जैसे नेता है, मेरे विषय पर आइए। मैं जो सीधा मेरा सवाल है कि ये जो पोलिंग जो कम हुई है बिहार में, बिहार का वोटर उत्साहित नहीं दिखा वोट देने के लिए। ठीक है, इसका मैं बहुत ठगा हुआ महसूस कर रहा है। इसका मैं उत्तर देता हूं। इसमें उत्साह तो दिखना चाहिए ना, इंडिया अलायंस की तरफ तो उत्साह दिखना चाहिए ना। यदि आपको लगता है एंटी इनकम्बेंसी दिखनी चाहिए, मोदी के खिलाफ वोट होना चाहिए, तो इसमें उत्साह तो दिखना चाहिए। तो सारे के सारे वोट इनके पक्ष में देने के लिए क्यों नहीं आए? तो उत्साह इंडिया अलायंस की तरफ क्यों नहीं दिख रहा है? निरुत्साह क्यों दिख रहा है? क्योंकि इंडिया अलायंस कहां है आखिर? इंडिया अलायंस कहां है? आप केरला में चले जाए तो राहुल गांधी के खिलाफ वायनाड में चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। आप पंजाब में आप देखिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में तनातनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये सारी जो जनता सब देख रही है, बिहार में भी देख रहा है। रमनीश जी रुकिए, मुझे लगता है मेरा एक, जैसे मैं मेरी बात से बहुत सारे लोग सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जब ज्यादा चुनावी लड़ाई, जब बहुत संघर्ष दिखता है ना, लोगों को लगता है बहुत क्लोज फाइट है, तो लोग ज्यादा से ज्यादा बड़ी तादाद में निकलते हैं। लेकिन
इस तरह का लग रहा है कि एक मैसेज ये हो गया कि ये चुनाव जो है वो तो एक तरफा है, क्योंकि इंडिया अलायंस एक तरफ बिखरा हुआ दिख रहा था, दूसरी तरफ ये लग रहा था कि नरेंद्र मोदी 400 अब की बार 400 पार का नारा बीजेपी लेके चल रही थी। तो क्या ऐसा भी एक मैसेज है कि भाई सबको लग रहा है चुनाव का फैसला तो हो गया है, तो फिर अब जो है धूप में निकलकर वोट क्यों देना? राकेश जी, क्या आपको लगता है कि आपने जो नारा दिया अब की बार 400 पार, वो एक मैसेजिंग हो गया कि भाई बीजेपी तो आ ही रही है, तो बीजेपी का भी वोटर जो है वो आराम से निश्चिंत बैठ गया, आपका कार्यकर्ता निश्चिंत बैठ गया और सब 400 पार और मोदी जी के भरोसे हैं? हालांकि ये इस तरह की जो है चूक और इस तरह की ढील भारी भी पड़ जाती है चुनाव में। देखिए अशोक जी, सबसे पहले तो आज जो प्रथम चरण का चुनाव संपन्न हुआ है उसमें सभी शामिल मतदाताओं को, मेरी आवाज थोड़ी इको कर रही है, अगर इसको इको को ठीक कर देंगे तो आसान रहेगा। जरा राकेश जी की वॉइस जरा ठीक करवाइए, उनकी आवाज मतदाताओं को जो चुनाव संपन्न कराने वाले ये चुनाव के अधिकारी हैं, निर्वाचन आयोग से जुड़े हुए, इन सबको बहुत साधुवाद, क्योंकि प्रथम चरण का चुनाव तुलनात्मक रूप से शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हुआ है। कुछ छिटपुट घटनाओं की सूचना केवल पश्चिम बंगाल से निकल करके आई है, और पश्चिम बंगाल से निकल करके आई है जबकि पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा वोट एंड टर्नआउट भी दिखाई पड़ा है। पश्चिम बंगाल वो राज्य है जिस राज्य में सत्ता संरक्षित, सत्ता पोषित अपराधियों को जिस तरह से गतिविधियां करने के लिए छूट दी जाती है, उसके कारण कहीं ना कहीं एक ये प्रकृति सी बन गई है। वो राज्य जो देश में सबसे ज्यादा बुद्धिजीवियों का राज्य माना जाता था, जिसने देश की आजादी में सबसे पहली लड़ाई और सबसे प्रभावी लड़ाई लड़ने का काम किया था, आज उस राज्य से हिंसा की घटना की खबरें आती है तो दुर्भाग्यपूर्ण होता है, दुख होता है। लेकिन कम से कम बिहार की वो छवि बदलती हुई दिखाई दी है, उत्तर प्रदेश की वो छवि बदलती हुई दिखाई दी है, जिन राज्यों में पहले हिंसा की छिटपुट घटनाएं, हिंसा की बड़ी घटनाएं दिखाई पड़ती थी। लेकिन आज जिस प्रकार के शांतिपूर्वक मतदान हुआ है, इसके लिए निश्चित तौर पर चुनाव व्यवस्था में जुड़े हुए तौर पर बधाई देने की आवश्यकता है, और अपील कर रहा हूं कि आने वाले चरणों में सब मिलकर के बड़ी संख्या में निकले, क्योंकि जितनी संख्या आज निकली है ये संख्या लोकतंत्र को बहुत मजबूत करने वाली नहीं है, और बड़ी संख्या निकल करके आनी चाहिए। आपने जो कंसर्न जाहिर की कि ये वोटिंग परसेंटेज डाउन क्यों हुआ है, एक राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते, राजनीतिक विद्यार्थी के नाते मैं समझता हूं कि किसी भी वोटर को मतदान केंद्र तक ले जाने के लिए या तो निर्वाचन आयोग अपने एफर्ट करता है या राजनीतिक दल एफर्ट करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो अपना पूरा एफर्ट किया है, लेकिन विपक्षी दलों की अकर्मण्यता के कारण, और अकर्मण्यता जब कह रहा हूं तो उसके पीछे ठोस वजह और कारण दिखाई पड़ रहे हैं आपको। अखिलेश यादव जी की उत्तर प्रदेश में कितनी सभाएं हुई हैं, इसकी काउंटिंग जरा देख लीजिएगा, और सेकंड लाइन लीडर्स की ने कितनी सभाएं, रोड शो या लोगों से अपील करने के लिए लोगों के दरवाजे तक गए हैं। कैडर किसी का कहीं निकला है क्या? आज जो बस्ते लगते हैं ना पोलिंग बूथ के बाहर, हर पॉलिटिकल पार्टी अपने बस्ते लगाती है जहां पर वोटर लिस्ट रखती है, पानी रखती है, व्यवस्थाएं करती है ताकि लोगों को सहूलियत हो, लोग अपना वोट डाल सके। ऐसे तमाम बस्तों पर विपक्षी दलों के, यानी आपको लगता है नहीं राकेश जी, मैं महसूस कर रहा हूं कि विपक्षी दलों की अकर्मण्यता के कारण ये समस्या, यानी राकेश जी आपको लगता है कि जो वोटर निकला वो आपका वोटर था, विपक्ष का वोटर नहीं निकला? देखिए हम तो बात सुबह से टीवी चैनल्स के माध्यम से अलग अलग पूरे देश भर के जो दृश्य देख रहे थे, बहुत मुखरता से, बहुत प्रसन्नता के साथ, सकारात्मक भाव लिए हुए, मोदी की गारंटी पर भरोसा करते हुए और देश के विकास के लिए लोग वोट डालने के लिए निकले हैं। लेकिन जो विपक्ष इस भरोसे बैठा हुआ था कि एंटी इनकम्बेंसी होगी, लोग मोदी से नाराज होंगे और वोट हमारी झोली में डाल देंगे, वो बहुत निराश हुए हैं, बहुत परेशान हुए हैं, और इसीलिए निराशा परेशानी में आज कई जगहों पर मैंने देखा कि निर्वाचन आयोग पर ठीकरा फोड़ने का प्रयास करते हुए भी दिखाई दिए हैं। कहीं पर जानबूझ करके शिकायत करते हुए दिखाई दिए कि वोटिंग नहीं हो पा रही है, यहां वोट करने नहीं दिया जा रहा है, या ईवीएम में गड़बड़ी आ रही है। इस तरह की शिकायत करते हुए भी हमें जो पेशबंदी होती है ना कि परिणाम जब पराजय का आएगा तो ठीकरा किस पर फोड़ेंगे, क्योंकि अपनी समीक्षा तो कभी करते नहीं है, राहुल गांधी अपनी समीक्षा नहीं करते हैं कि आखिरकार चुनाव में मेरी सक्रियता कम क्यों रहती है। ओके, मैं उस ठीकरे पर भी आऊंगा, क्योंकि सवाल यह कि आज तो पहले चरण का हो गया ना, तो कम से कम आज तो ईवीएम जो है वो कम से कम बची हुई है अभी तक। मुझे लगता है अभी तक तो कोई बड़ा आरोप ईवीएम पर नहीं लगाया मुझे जहां तक जानकारी है। लेकिन प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, आप लोगों की अकर्मण्यता थी ये राकेश जी कह रहे हैं, पर एक बात तो तय है, आप देखिए ना उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की, लेकिन एक भी सभा, बड़ी सभा नहीं कही। पूरे पहले चरण की पूरा मतदान हो गया। अगर आपको बीजेपी को हराना है, अपने मतदाताओं को मैसेज देना है कि भाई हम हरा सकते हैं, हम आ रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं जो है एक्टिव दिखना चाहिए नेताओं को। वो नहीं दिखे, और क्या उस वजह से पोलिंग कम हुई है जो अल्टीमेटली जो है आप लोगों को नुकसान पहुंचा रही है? पहले तो आपने और भारतीय जनता पार्टी के साथी ने ये कहने का काम करा कि जो विपक्ष है उसमें बिखराव है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं देख पा रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी में मुकेश सहनी जी थे, मुकेश सहनी कहाँ चले गए?
वो आप भी बता दीजिए और भारतीय जनता पार्टी के साथी भी बता देंगे कहाँ चले गए। इनके साथ थे अकाली थे साथ में इनके, ये कहाँ चले गए, किसका बिखराव है। तो निश्चित तौर पे इस तरह की बातें शायद जनता समझती है। वो आज गठबंधन के साथ लड़ रखे हैं। तो वीवीआईपी की पार्टी के जो अध्यक्ष हैं मुकेश सहनी जी, वो यहाँ चले गए हैं। कितनी सीटें वीवीआईपी 4 जीती थी। और मैं पिछले लोकसभा में कितनी सीटें थी? मैं आपको बताना चाहता हूँ 4 विधायक थे, तीनों भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो चला है शासन। नहीं, मैं लोकसभा सीट पूछ रहा हूँ सर। लोकसभा कोई सीट नहीं थी, लेकिन मैं एग्जैक्टली मैं आपके पास आ रहा हूँ। देखिए है क्या जो आप कह रहे हैं ना, वो पेपर पे तो बिल्कुल ठीक बात है, भाई बीजेपी के साथियों ने साथ छोड़ा। लेकिन अगर मैं उत्तर प्रदेश की उदाहरण लूँ, जो कि जहां आपकी पार्टी का सब कुछ स्टेक पर है, वहां आपके साथ जो है जयंत चौधरी जो है वो आपके साथ थे, वो छोड़कर चले गए। आपके साथ जो है राजभर जी थे, वो छोड़ के चले गए। तो और मैं फिर कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि बीजेपी के साथियों ने साथ नहीं छोड़ा, लेकिन कुल मिलाकर अगर बीजेपी के साथियों ने साथ छोड़ा भी है तो बड़े छोटे छोटे फैक्टर है। मुझे नहीं पता उनका कितना असर हो गया, तो चुनाव नतीजा बताएगा। लेकिन बड़ी बात बिखराव से अलग मैं कह रहा हूं कि आप लोगों ने एक मैसेजिंग नहीं दिया अपने वोटर को कि हम एक साथ हैं और एक साथ मिलकर लड़ रहे हैं। क्या इस वजह से समस्या आ रही है क्या? और मैं आपको बताना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों की, क्योंकि बुरी बातें होनी चाहिए अशोक जी, क्वेश्चनों की झड़ी हो और बीच में निकलने वाला व्यक्ति। मैंने पुराना विद्यार्थी हूं, 30 साल से राजनीति में, तो सारे विषयों का आंसर दूंगा। भागने वाला ना खुद भागता हूं ना दूसरे को भागने देता हूं। अब मैं आता हूं भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी में कितने गठबंधन के सहयोगी जिनका एक भी सांसद है, वो सूची आप निकलवा लीजिएगा, बता दीजिएगा मुझे। ठीक, तो गठबंधन में इनके कितने सांसद है वो भी क्लियर हो गया, एक विषय। दूसरा विषय बात आई, आज हमारे नेता पर आरोप लगाने का काम हुआ, उन्होंने कितनी रैली करी। मैं आपको शुरुआत आज के दिन के ही बता देता हूं। वो नोएडा में थे, मेरठ हमने रैली करने का नाम करा, कैराना करा, मुजफ्फरनगर करा, मुरादाबाद करा। हमारे नेता ने लगभग 8 में से मेरे गाजियाबाद को हटा, 2-3 सीटों को हटा दिया है। सब जगह वो जाने का उन्होंने काम करा है। और अभी गाजियाबाद में चुनाव बचा है, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, प्रेस के अलावा भी, और बागपत में भी बचा है। बाकी सब जगह उन्होंने, सभी जगह हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी गए हैं, मुरादाबाद भी गए, संभल भी गए, सब जगह गए हैं जहाँ जहाँ चुनाव था। और मैं एक जिम्मेदारी के साथ और बात आपसे कहना चाहता हूँ, जो आज का जो आपका मूल विषय है, मेरे को लगता है कि ये जो चुनाव हो रहा है 2024 का, ये केवल आदरणीय मोदी जी के 10 साल के रिपोर्ट कार्ड पर चुनाव हो रहा है। ठीक है। और उन्होंने जो वादे करे थे 2014 में और 2019 में, अगर उन वादों को उन्होंने पूरा कर दिया होगा तो मेरे को लगता है कि कोई चुनाव नहीं हो रहा देश में, सीधा मोदी जी जय हो गई। अगर 20 करोड़ नौकरी लग गई होगी तो मैं बिल्कुल सर्टिफिकेट दे रहा हूं, इनकी सरकार बन गई अगर 20 करोड़ नौकरी दे दी है। काला धन की बात हुई थी, काला धन आ गया होगा देश में, तो निश्चित तौर पर इनको मिल जाएगा सारा वोट। बात हुई थी किसान की आय की दुगनी, किसान की आय दुगनी हो गई होगी, चाहे बेशक थार से किसानों की हत्या हो गई हो, चाहे आज उनका स्वागत जो होता है वो फूल मालाओं के जो किलो से हो रहा हो, चाहे आज उन पर आंसू गैस छोड़ी जा रही हो, चाहे उनके 750 किसान इनके उसमें मारे गए हों। तो अगर ये बातें अगर उनकी किसानों की पूरी हो गई हो तो निश्चित तौर पर इनकी सरकार बन जाएगी। और जिस प्रकार परीक्षाएं लीक हुई हैं, सर मेरे को थोड़ा सा बोलने दें, परीक्षाएं लीक हुई हैं, जिस प्रकार आत्महत्याएं हुई हैं, जैसे कन्नौज के बेटे ने आत्महत्या करी है, उसने कहा जो सरकार मेरे को नौकरी नहीं दे सकती, ये डिग्री किस काम की, आग जल गई और वो घर सूना हो गया, उनके घर में कई दिन से चूल्हा नहीं जला। परीक्षाएं 9 ऑन रिकॉर्ड लीक हुई हैं। तो निश्चित तौर पे तो अगर युवाओं को रोजगार की बात आएगी, रोजगार मिल गया होगा। महिलाओं की बात हुई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो मैं कहना चाहता हूं अगर मणिपुर में कोई घटना नहीं घटी होगी, बेटियों को नग्न नहीं घुमाया गया होगा, तो निश्चित तौर पर सर पेशेंस के साथ रहिए। नहीं सर सुनिए, एक मिनट सुनिए, एक मिनट। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, आप जो मुद्दे गिना रहे हैं ना, वो सारे मुद्दे हैं, मैं इससे इनकार नहीं करता, लेकिन यहाँ पर बात जो है मुद्दों की नहीं है। मुद्दे तो हैं, मुद्दे तो 2019 में भी थे आप लोगों के पास, भर के मुद्दे थे, लेकिन जनता ने आपको नहीं आखिर चुना ना। तो सवाल सिर्फ मुद्दों का नहीं होता, सवाल होता है कि लोग एक मिनट, सवाल यह है कि लोग आपको एक विकल्प के रूप में देख रहे हैं। मैं कह रहा हूं वो विकल्प आप देने में, आप जनता को ये मैसेजिंग देने में नाकाम रहे कि आप जो है एक अच्छा विकल्प दे सकते हैं नरेंद्र मोदी का, बीजेपी का। मैं ये सीधी बात कर रहा हूं। अशोक जी, मैं उत्तर प्रदेश के आखिरी चुनाव की बात कर देता हूं, जो जनता के द्वारा लास्ट चुनाव हुआ, मैं आपको उसकी गवाही बताऊं तो उसके कप्तान थे माननीय योगी जी,
उपकप्तान थे उसके राजभर जी। कौन चुनाव की बात कर रहे हैं? लास्ट उत्तर प्रदेश में जो जनता के द्वारा चुनाव हुआ, मैं आपको बताता हूं, घोसी का आप चुनाव। उपचुनाव की बात कर रहे हैं? हाँ, नहीं, जैसे 40 बड़ा सुनिए, इस तरह के फैक्टर पिछले लोकसभा चुनाव से पहले भी जो है उपचुनाव हुए थे, 5 उपचुनाव हुए थे। आप लोगों ने बड़ा ढोल पीटा था, उपचुनाव हम जीत गए, उपचुनाव जीत गए। और उपचुनाव से पहले, और उपचुनाव को छोड़ दीजिए, मैं कहता हूं पिछले लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान में और इसके अलावा जब बाकी जो राज्यों में चुनाव हुए थे, विपक्ष ने कहा हमारे, देखिए हर चुनाव जो है ना, ये आंकड़ेबाजी ठीक है, डिस्कशन करने के लिए एक पॉइंट होता है, लेकिन मेरा स्पष्ट मानना है कि हर चुनाव अपना एक अलग तरह का चुनाव होता है। आप किसी चुनाव से जोड़ें तो वो आपके कहने के लिए तर्क, अपने बचाव के लिए आपके लिए तर्क हो सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसका कोई बहुत मायने है। मुझे कंक्लूड करने दीजिए इस बात को, फिर आप आगे मेहमानों पे चले जाइएगा। मैं निश्चित तौर पे इतना मानता हूं कि 10 साल का रिपोर्ट कार्ड लेकर भारतीय जनता पार्टी भी गई है, विपक्ष भी गई है, और अगर जनता मैंडेट दे देती है इनके पक्ष में, तो समझिए सारे इनके जो वादे थे, बाद में अमित शाह जी कह देते हैं जुमले हैं, और अब मोदी जी कह रहे हैं नई गारंटी है। अगर तो हम तो मान लेंगे मोदी जी गारंटी को, जनता ने स्वीकार कर लिया। सुनिए, मैं जोशी जी यहाँ पे मेरा फिर थोड़ा सा एक हुआ। देखिए ऐसा होता है कि चुनाव अगर वो जीत जाए तब भी आप लोग मानोगे नहीं कि अच्छा काम हुआ है। विपक्ष का काम भी नहीं है, विपक्ष का काम है आलोचना करना। उत्तर प्रदेश में आप लोग हारे तो आपने मान लिया कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बड़ा अच्छा काम किया, आप लोग फिर भी कहते हैं। तो ये कहना कि अच्छे काम करे और वो जो जनता दे देगी वोट तो उससे आप मान लोगे अच्छा, वो मुझे लगता है वो फिर एक कहने के लिए बात है। लेकिन मोटा सवाल देखिए, मैं फिर वही कह रहा हूँ, मेरे साथ अभी अभय जी भी जुड़ चुके हैं, चुनाव विश्लेषक हैं वो, और आंकड़ों का उनका हिसाब किताब। लेकिन उससे पहले मैं राकेश जी से एक रिस्पॉन्ड ले लेता हूं। राकेश जी, जो भुवन भास्कर जोशी जी कह रहे हैं कि भाई आप लोग तो हर मुद्दों पर नाकाम रहे, तो फिर अगर ये सब मुद्दे जो हैं जनता के बीच अगर गए हैं, अगर जनता के दिलों को छुआ है, जो आपके पुराने वादे थे आपने नहीं पूरे किए, तो ये तो चुनाव देने के लिए, मतदान के दिन लोगों के लिए एक मुद्दा होगा ना। जब वोट देने जाएंगे तो ये सब चीजें सोचेंगे ना कि आप लोग ये इन मुद्दों पे नाकाम रहे, तो फिर उसके बाद तो फिर वोट आपके खिलाफ होगा ना। देखिए, जितने मुद्दे अभी भुवन भास्कर जी ने गिनाए हैं, ये सारे मुद्दे इन्होंने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी गिनाए थे और हालिया संपन्न हुए मध्य प्रदेश के, राजस्थान के, छत्तीसगढ़ के चुनाव में भी गिनाए थे। ये सारे मुद्दे गिनाने के बाद जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया, क्योंकि जनता ये महसूस कर रही है कि विशेष तौर पर जो गरीब जनता है, जिसके लिए इंदिरा गांधी जी नारा दिया करते हैं कि गरीबी हटाओ, और अभी आजकल राहुल गांधी कह रहे हैं कि खटाखट करके वो गरीबी हटा देंगे। 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का काम केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। जब लोगों के पास आज पक्के मकान पहुंचे 4 करोड़ लोगों को ना, जब उनके घर में पेयजल पहुंचा है, आज उनके घर में उज्ज्वला गैस का कनेक्शन पहुंचा है, आज घर में जब शौचालय पहुंचा है, आयुष्मान का कवर पहुंचा है ना, तो गरीब जनता के जीवन में सीधा परिवर्तन हुआ है। और राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की जो छवि मजबूत हुई है ना, सांस्कृतिक तौर पर भारत जो मजबूत हुआ है ना, आर्थिक तौर पर जो भारत मजबूत हुआ है ना, ये सारे फैक्टर हैं, ये सारे कारण हैं जिससे जनता अपने आप को मोदी की गारंटी पर भरोसा करने पर मजबूर करती है, और मोदी के साथ लोगों का एक सीधा जुड़ाव बनता है। इनके पास एक ही मुद्दा है, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। और हम बार बार मुद्दों को लेकर के आते हैं कि इस मुद्दे पर आप बताइए आपका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, बताइए कितने इंदिरा आवास देने का काम कांग्रेस की सरकारों ने किया था, इतने लंबे समय तक सरकारें चली है, कितने लोगों को पक्का घर मिला है, कितने लोगों के घर में राशन पहुंचाने का काम किया है। इस भूखमरी की समस्या का समाधान अगर किसी ने प्रस्तुत करने का काम किया, समाधान दे दिया कि देश में भूख से मौत नहीं होगी, ये नरेंद्र मोदी ने करके दिखाया है। देश में अपने घर से बाहर निकल करके शौचालय के लिए जाना पड़ता था, क्या पीड़ा होती थी, क्या त्रासदी थी, महिलाओं की इस पीड़ा को कभी किसी ने नहीं समझा था। इसको समझ करके दूर करने का काम मोदी जी ने किया है। ये सारे प्रयासों को आप नकारने का काम करते हैं कि नहीं ये प्रयास नहीं हुए। आज देश में इतने बड़ी संख्या में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, जो सड़कें बनी है, हाईवे बने हैं, यूनिवर्सिटी बनी है, मेडिकल कॉलेज बने हैं, क्या इनसे रोजगार का सृजन नहीं हुआ है? आप आंखें मूंद करके कह देते हैं कि देश में रोजगार नहीं मिला है। नौकरियों का मतलब ही आप रोजगार समझते हैं क्या? सरकारी नौकरी का मतलब आप केवल रोजगार मानते हैं? पेपर लीक हुआ है, आंखें खोल करके देखिए, 15 पेपर लीक की घटनाएं राजस्थान में हुई हैं, लेकिन आप पेपर लीक की घटनाओं पर बिल्कुल कहते थे पेपर लीक नहीं, सब ठीक है, सब ठीक है। हमें पेपर लीक हुआ, हमने स्वीकार किया, यहां पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द करेंगे और किसी विद्यार्थी के जीवन के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने देंगे। भारतीय जनता पार्टी की पारदर्शिता लोगों को पसंद आती है। देखिए एक बात, आपने भी अपनी बात गना दी, उन्होंने भी अपनी, लेकिन फिर वो ये कि अगर ये सब काम जो कहें, अगर आपने जनता के लिए काम किया, तो फिर एक सवाल जरूर उठ रहा है ना कि फिर उसके बावजूद जो है अगर जनता खुश है, जनता के लिए काम हुआ है, तो फिर ये वोटिंग परसेंटेज जो है वो कम क्यों दिख रहा है? ये एक बड़ी चिंता का विषय। मैं आऊंगा इस पर, क्योंकि फिर कह रहा हूं कि बंगाल में अच्छी फाइट थी। बंगाल में एक तरफ तृणमूल कांग्रेस थी, एक तरफ बीजेपी, और एक थर्ड फैक्टर भी था, कांग्रेस अपने वामपंथी सहयोगियों के साथ थी। वहां पोलिंग अच्छी हुई है। तमिलनाडु में जो है बीजेपी वहां पर चुनौती दे रही थी,
एंटर करने की कोशिश कर रही थी, इसलिए वहां का चुनाव इंटरेस्टिंग हुआ, वहां भी वोटिंग ज्यादा हुई है। लेकिन उत्तर प्रदेश में, बिहार में और साथ साथ अगर उत्तराखंड में वोटिंग कम हुई है तो ये क्या संकेत दे रहा है, इसको समझने की कोशिश करूंगा। बृजमोहन दुग्गल और मेरे साथ अभय जी भी हैं, उनके पास मैं आऊंगा, लेकिन मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद समझने की कोशिश जरूर करेंगे आज जो पहले चरण का मतदान है, पहले दौर की जो पोलिंग है, वो क्या इशारा कर रही है और क्या संकेत है उसके, इस ब्रेक के बाद। परसों मैं था लखनऊ, तो मैं घूम रहा था। स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। वेट। हाँ, ले फोटो, अपनी ही है, अपने ने ही बनाई और अपने ही वोटों से बनी है वंदे भारत। हाँ यार, किसने सोचा था हमारी ट्रेनों में रिवॉल्विंग सीट्स, विस्टा डोम्स होंगे, एयरपोर्ट जैसे एस्केलेटर्स, लाउंजेस, फूड कोर्ट रेलवे स्टेशन पर होंगे, शहर शहर मेट्रो और अब तो बुलेट ट्रेन भी आ रही है। और फिर भी पता है मोदी जी क्या कहते हैं कि ये तो बस ट्रेलर है। लाइफ इजी बना दी मोदी जी ने, और अब हम उनकी जीत इजी बनाएंगे। वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज की गारंटी मोदी की, मोदी जी को वोट देने की गारंटी हमारी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। समझकर इन्वेस्ट कर। ये मार्केट का तो क्या है, कभी ऊपर कभी नीचे। मैं तो अपने पैसे ऐसे दूर ही रखता हूँ। तो तू म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना। और म्यूचुअल फंड्स यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। ऐसे भी म्यूचुअल फंड्स हैं जो तेरी तरह मार्केट से दूर रहते हैं। ये कौन सा म्यूचुअल फंड्स है? फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स। ये सिलेक्टिव इंटरेस्ट बेयरिंग कंपनी बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और मनी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। इक्विटी मार्केट में नहीं करते। ये रेगुलर रिटर्न्स देते हैं, मतलब रेगुलर इनकम। म्यूचुअल फंड्स में फिक्स्ड इनकम वाली बात? करेक्ट। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड है। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए RBI कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। यकीन है खुद पर है नाज। सुनती हूँ अपने मन की आवाज, कभी शर्मीली तो कभी हूँ जाबाज। रुकना मेरी आदत नहीं, थमना मेरी चाहत नहीं। मैं हूँ नारी, यही मेरा अंदाज। हर जिम्मेदारी मैं बखूबी निभाती हूँ। वोट दे, प्राउड वोटर कहलाऊंगी। पूरे देश संग चुनाव का पर्व मनाऊंगी। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समरकूल, जो हर दिल करे कबूल। तब घर में अगर कोई बीमार पड़ जाए ना तो इलाज के लिए घर बिक जाता था, पीढ़ियां कर्ज में डूब जाती थी। और आज तो अस्पताल के खर्चे की फिक्र नहीं सताती। और याद है जब 60 साल में सिर्फ 7 एम्स बने थे, वहीं 10 साल में 16 नए बन गए। और फिर भी मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है। करोड़ों लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिला है। ये है मोदी की गारंटी। तो फिर हमने भी सोच लिया, फिर एक बार मोदी सरकार। और ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH तो चलिए, टोटू को आप देख रहे हैं और
पहला दौर चुनाव किस ओर, यही जानने की कोशिश कर रहे हैं। पहले चरण की वोटिंग जो है आज हो गई, करीब 60% मतदान अब तक जो है, जो आंकड़े आए हैं। कई राज्यों में अच्छी पोलिंग हुई है, पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र और उत्तराखंड की बात करें तो वहाँ पोलिंग का परसेंटेज बहुत अच्छा नहीं गया। इस सब के क्या मायने हैं? राजनीतिक पार्टियां अपने अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन बड़ी तस्वीर हमारे सामने आज क्या बनकर आ रही है, इस पर चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ 6 मेहमान जुड़े हैं। राकेश त्रिपाठी बीजेपी से, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी हैं, समाजवादी पार्टी से सैयद जवाद हैं, राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस समर्थक बृजमोहन दुग्गल हैं, पीएम रिपोर्ट कार्ड से, रमनीश वत्स से राजनीतिक विश्लेषक है, अभय कुमार जी हैं, चुनाव विश्लेषक हैं। बृजमोहन दुग्गल जी, क्या लगता है कि ये जो वोटिंग है, पैटर्न जो है, ये कुछ संकेत दे रहा है, कोई इशारे कर रहा है, इसमें से कुछ पढ़ा जा सकता है कि अभी हम जल्दबाजी कर रहे हैं? देखिए अशोक जी, सारे आंकड़े मैंने देखे और मेरा व्यक्तिगत जो आकलन है वो ये है कि अभी बहुत टू अर्ली टू से है। मतलब आप पहले चरण के बाद कैसे अनुमान लगा सकते हैं? मैं देख रहा था असम में 71% और त्रिपुरा में 79, पश्चिम बंगाल में 77 और तमिलनाडु में हमारे ख्याल से 68 कुछ है। जब ये सारा मिलता है तो एवरेज अभी तक जो आंकड़ा है 60% हो रहा है। तो ये पहले चरण का चुनाव है। अगर मैं दोनों बातें बताता हूँ, अगर सरकार के खिलाफ नाराज़गी होती तो अब यकीन मानिए ये जो आज हम 60% कह रहे हैं, ये 75-80% आपको दिखाई देता। तो नाराज़गी जैसी बात तो इसमें मुझे कहीं दिखाई नहीं। इसको एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बोलते हैं लोग कि भाई उसको वो एक बड़ा फैक्टर। एंटी इनकम्बेंसी इस आंकड़ों के आधार पर नहीं दिखाई दे रही है। अब मैं अपने दर्शकों के लिए खास बात बता दूं जो हमें सबको समझने की और जानने की आवश्यकता है। आज जो टोटल वोटर थे वो 16.5 करोड़ के लगभग हैं। 8.5 करोड़ करीब पुरुष हैं, 8 करोड़ 40 लाख और 8 करोड़ 23 लाख के करीब महिला वोटर हैं। अब जो ध्यान देने वाली बात है, इन सारे वोटर्स में से करीब 36,65,67,000 ऐसे वोटर हैं जो पहली दफ़ा वोट दे रहे थे, यानी कि 18+। क्या वो वोटर निकले हैं? अभी ये आंकड़ा आया नहीं है, ये सामने आना बाकी है, हमें इंतजार करना होगा। एक और बड़ी बात, 20 से 29 साल का जो तबका है, जिसे हम यंग कहते हैं एकदम, उनकी संख्या हैरान हो जाएंगे 3.5 करोड़ है। यानी कि करीब करीब 4 करोड़ वोटर ऐसे हैं जो कि 18 साल से लेके और 29 साल तक के हैं। ये वो वोटर है कि क्या ये बाहर निकला, ये अभी तक आंकड़े आए नहीं हैं, हमें इंतज़ार करना होगा और देखना होगा कि क्या ये वोटर बाहर निकले, ये बाहर आए। और आप सारे आंकड़े हालांकि दिखा रहे हैं। देखिए बिहार जो मैं देख रहा हूँ, ये 47.49% इसको जो कह रहे हैं, ये मेरे लिए एक चौंकाने वाली बात है, लेकिन इसमें एक रहस्य भी छुपा है। देखिए अभी नीतीश जी की बात हो रही थी कि वो इधर पलटी मार गए, इधर पलटी मार गए। नीतीश जी को क्यों माइनस कर दीजिए, क्योंकि ये चुनाव नीतीश जी का है ही नहीं। वो ना 3 में है ना 13 में है। मेरे शब्दों पे मत जाइएगा, मतलब उनके ऊपर चुनाव नहीं हो रहा है, प्रधानमंत्री के लिए प्रधानमंत्री के हो रहा है। अब मैं आता हूँ दूसरी बात पे। एक भावना जो है वो खासतौर पर हिंदी पट्टी में जितना मैं घूमा हूँ, ये घर कर चुकी है। चुनाव एक तरफा हो रहा है, अरे मोदी तो जीत ही रहा है, ये आम जनमानस में है। अब अगर ये एंटी इनकम्बेंसी होना था तो मोदी के खिलाफ होना था, नीतीश कुमार के खिलाफ होना था, यही 2 फैक्टर हैं बिहार में। तो ये 47%, 48% कैसे रह गया? इसे जाना था कम से कम 70, 75, 80, 4 सीटें हैं ना शायद आज बिहार में, 4 सीटों पे प्रभाव दिखता। 80 नहीं होता, 65 तो होता कम से कम, 70 इतना तो होना चाहिए था, नहीं हुआ। तो सही जवाब, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर तो नहीं दिखता इन आंकड़ों में। वो तो सबको लगता है अगर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता, कोई अगर लोग इसलिए निकलते कि भाई उनको हराना है, तो फिर वो अलग तरह के आंकड़े दिखाई देते ना। नहीं, देखिए अगर इस चीज़ की घबराहट ना होती, खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के अंदर, तो जो माननीय गृह मंत्री जी ने बोला था कि अब नीतीश बाबू के लिए दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, चाबी फेंक दी गई है, तो ये हार का डर ही तो था साहब। और नीतीश कुमार साहब अब आप अपनी सरकार को खुद यहाँ पर डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं। और अभी भारतीय जनता पार्टी के स्पोक पर्सन बताएंगे कि जब नीतीश कुमार साहब के साथ गठबंधन करा, उसके साथ ही साथ आपने 40 सीटें होने के साथ साथ 15 सीटें तो ऐसी ऑटोमेटिकली कम कर दी, क्योंकि उनका फिर भी भरोसा नहीं वो किधर जाएंगे, चुनाव के बाद नहीं। उसके बाद 40 सीटें आती, 39 सीटें जीती थी पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने। और सेम उसका रिफ्लेक्शन आप देखिए महाराष्ट्र के अंदर 48 सीटें, 48 सीटें में शिवसेना के साथ जब गठबंधन था खास तौर पे, तो उसकी अभी जो गठबंधन टूटा, तो उद्धव ठाकरे जी के लिए मैं आपको बताऊं, ज़मीनी स्तर पे जब मैं नागपुर था, नांदेड़ था, यवतमाल था, अकोला था, लोगों का कहना यह था कि हमारी महाराष्ट्र की जो अस्मिता है, मराठा अस्मिता है,
उसके ऊपर धक्का दिया भारतीय जनता पार्टी ने। नंबर एक बार सुनिए, लेकर कैसे हो सकती मैं उद्धव मैं आप मेरी बात नकार सकते हैं, आप सिरे से नकार दीजिए मेरी बात को, आप आजाद हैं, लेकिन जो मैं एक तर्क के तौर पे कह रहा हूँ, तो बहुत सारे लोग ये भी तो देख रहे थे कि ये वही शिवसेना है जो वीर सावरकर का अपमान बर्दाश्त करती रही, जो राम मंदिर को लेकर जिसने जो है ये कहा कि वहां पर बम फोड़ा जाएगा, संजय राउत ने कहा वहां पे बम फोड़ा जाएगा, इस तरह के जो शिवसेना की अपनी आइडेंटिटी थी, अब आप सुनिए, आइडेंटिटी से अब आप सुनिए एक और, राजपूतों की बड़ी नाराजगी भारतीय जनता पार्टी से चल रही है और खुला ऐलान है उनका कि भारतीय जनता पार्टी को नहीं समर्थन करेंगे। जातीय समीकरण की बात करते हैं और गुजरात से जिस तरीके की राजपूतों के ऊपर टिप्पणी करी गई, आप देखिए जा करके, खास तौर में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरीके की नाराजगी, किस तरीके की जनसभाएं हुई, उसको आप नजर, और खास तौर पे मैं अभी आपके सामने जिक्र कर रहा था, मैं 2-3 दिन पहले लखनऊ के अंदर था, दारुल शिफा के पास भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बना हुआ, उसी अंदर विधानसभा के जस्ट सपोर्ट है, वहां से लोगों की एक दबी हुई आवाज में बता रहा था कि मैं जब लोगों के बीच घूमा तो उनका खास अल्फाज ये थे कि योगी तुझसे बैर नहीं, मोदी तेरी खैर नहीं। तो मैंने उनसे बड़ा अचंभे से पूछा, मैंने ये क्या बात है? बोले जिस तरीके से हमारे राजपूत समाज के लोगों को, अलाउ मी टू स्पीक, जिस तरीके से राजपूत समाज के लोगों की राजनीति को पीछे ढकेला जा रहा है, चाहे उन्होंने ये अल्फाज कहे कि वसुंधरा राजे सिंधिया को ठिकाने लगाया गया, सुनिए, वसुंधरा राजे सिंधिया जी को ठिकाने लगाया गया, उधर मध्य प्रदेश के अंदर ठिकाने लगाया जा रहा है, और अब योगी जी की बारी है तो हम योगी जी को नहीं आने देंगे। बाकी आप ना इत्तेफाकी जाहिर कर दीजिए, राकेश जी से रिस्पॉन्ड ले लेता, आप जमीनी स्तर पे नहीं गए होंगे। एक मिनट मुझे राकेश जी से रिस्पॉन्ड लेने दीजिए, क्योंकि सवाल है ये बात तो मीडिया में लगातार चल रही है ना राकेश जी, ये बात तो बार बार आ रही है कि भाई जो आपका एक ट्रेडिशनल वोट था, क्षत्रिय वोट जिसकी बात कर रहे हैं, वो नाराज हुआ और उसने कई सभाएं की, तो ये एक फैक्टर जो है लोग बार बार गिनाते हैं कि बीजेपी के खिलाफ ये एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। राकेश जी देखिए अशोक जी, 3 सी ऐसे थे जिन 3 सी से विशेष करके उत्तर प्रदेश की राजनीति के संदर्भ में कास्ट, क्राइम और करप्शन, इससे उत्तर प्रदेश की जनता बहुत परेशान थी, क्योंकि सारा चुनाव इन्हीं के आधार पर लड़ा जाता था। लेकिन उत्तर प्रदेश में यह परिवर्तन हो गया। अब परिवर्तन एमवाई का एक फैक्टर, पहले समाजवादी पार्टी लेकर आया करती थी, एमवाई मतलब मुस्लिम यादव, लेकिन ये फैक्टर बदल गया यूपी के संदर्भ में, एमवाई का मतलब हो गया मोदी और योगी। तो ये कास्ट, क्राइम, करप्शन अब पूरी तरह से डाउन हो गया। ये आप बार बार आपको अतंत्र फैलाते हैं कि ब्राह्मण नाराज हो गया है, अब जाट नाराज हो गया है, अब गुजर नाराज हो गया है, अब कि ठाकुर नाराज हो गया है, ये सारे भ्रम आपके धरे रह जाएंगे। 10 सेकंड दे नहीं है, सारा समाज, सारे वर्ग आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं, क्योंकि किसी भी योजना में किसी से कोई भेदभाव नहीं हुआ है। विकास की योजनाएं सबके दरवाजे तक बिना किसी भेदभाव के गए हैं। और आज सैयद जवाद, मुझे बड़ा आश्चर्य है, आप दारुल सफा और भाजपा कार्यालय टहलते रहे, अगर चले गए होते चौक ना, तो चौक में जो मुस्लिम आबादी है ना, उस मुस्लिम आबादी में आज एक बड़ा परिवर्तन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और आज ये, उसके लिए हम कहते हैं कि विपक्ष हो गया हैरान, देश में बदल गया है मुसलमान। आज सरकारी योजनाओं से बनकर लाभार्थी कह रहा है शुक्रिया मोदी भाईजान। बोलिए। मैं 10 सेकंड में दूं आपको, एक छोटा सा बताओ, एक सीट का उदाहरण देता हूं। पीलीभीत के अंदर आपने जितिन प्रसाद साहब को उतारा है मैदान में, और आपने वरुण गांधी जी का टिकट काटा, ठीक है, उनके पुराने कार्यकर्ता। जिस क्षेत्र से, शाहजहांपुर से वो जीत करके आते थे, उस क्षेत्र के अंदर ही जो उनका दबदबा था वो कम हुआ, और वरुण गांधी जी की जीती हुई सीट को आपने पहुंचाया कहां? पीलीभीत में। आपका अपना कार्यकर्ता जमीनी सतह पे नाराज था, मैं आपको उस जगह का, आप चले जाइए बरेली के अंदर वही स्थिति बनी हुई है। और सुनिए, आपके अपने जो कार्यकर्ता लोग थे उनकी नाराजगी में बता रहा था, जो उन्होंने बताई नाराजगी। बाकी आप मेरी बात से नाइतबाकी जाहिर कर दिए। इसीलिए कहता हूँ थोड़ा स्टूडियो से निकलकर जमीन पर जाया करिए, जमीन पर जाते मेरा क्षेत्र है सर, मेरा गृह क्षेत्र है, मैं उस क्षेत्र से बहुत अच्छे तरीके से बात करूंगा। ओके जी राकेश जी रिस्पॉन्ड कर दीजिए, फिर मैं आवेश जी के पास जाऊं, छोटा सा रिस्पॉन्ड। नहीं देखिए,
देखिए मेरा स्पष्ट तौर पर कहना है, जो लोग भी जमीन पर गए हैं, जमीन पर जो देख रहे हैं, वो तस्वीर अपने आप में बहुत सकारात्मक है। पूरा विपक्ष ऐसे इस ताकत के साथ लगा हुआ है कि हम मोदी को 400 पार नहीं होने देंगे। ये तो स्वीकार बंगाल में भी आपने 200 पार का नारा दिया था। सारी जद्दोजहद विपक्ष की बात है कि हम 400 पार नहीं होने देंगे। लेकिन आप परेशान मत होइए, मोदी की युवा जनता है ना, मोदी की गारंटी 400 पार की गारंटी है, ये गारंटी भी पूरी होने वाली है। ठीक है। मुझे अभय जी उसके बाद भुवन वासव जोशी आपके बात। अभय जी, ये जो पूरा पैटर्न है पहले चरण का, क्या इससे कोई कुछ निकल के कुछ समझ सकते हैं हम इससे? क्या कुछ मैसेज आ रहा है इसमें से निकल के? जरा राकेश जी की इको जरा ठीक करवाइए, जरा राकेश जी की इको में प्रॉब्लम है भाई। हाँ जी, बोलिए अभय जी। बिल्कुल अशोक जी, मैसेज निकल रहा है और मैसेज ऐसा आ रहा है कि देखिए पुराने पैटर्न पर ही वोटिंग हुआ है। ऐसा नहीं कि देखिए अगर आप बिहार की बात करें तो बिहार में इस जो अभी 102 सीट का इलेक्शन हुआ है, पिछले चुनाव में अरुणाचल ईस्ट में सबसे ज्यादा 87% वोट हुआ था और सबसे कम वोट नवादा सीट पर 49% हुआ था। तो उतना ही वोट हुआ जितना पहले बार होता था, पिछले बार होता था। और इसी वोटिंग पर बीजेपी चुनाव जीतती रही है। पिछले मतलब जो भी परिणाम आया इसी वोटिंग पर आया है। अगर आप बात कर रहे हैं तो 2009 और 2014 और 2019 में बिहार में 56 और 57% वोटिंग हुआ है। आप उत्तराखंड की बात कर रहे हैं तो 2014 और 2019 में 62% के करीब वोट हुआ है। तो इसी वोटिंग के आधार पर पिछले बार का रिजल्ट आया। तो ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि भैया वोटिंग का क्या हुआ है। वोटिंग सीट टू सीट वैरी करता है और उसके अनुसार परिणाम आता है। मैं आपसे बात कर रहा हूं कि अगर आप 2019 के लोकसभा चुनाव में जम्मू एंड कश्मीर में जाए तो एक सीट पर 9 से 10% वोट होता है, लद्दाख पर 71% वोट होता है। तो हर सीट का मिजाज अलग होता है, हर सीट पर अपने अनुसार पर वोटिंग होता है। और मैं बताऊं कि जैसे धुबरी लोकसभा, पिछले 2 लोकसभा चुनाव में 2014 और 2019 में सबसे ज्यादा वोटिंग हुआ है धुबरी और वहां पर 88% और 90% से ज्यादा वोट हुआ है। तो कहने का अर्थ है कि हर सीट का अपना पैमाना होता है, अपने ढंग से वोटिंग होता है। और बिहार में हमेशा से कम वोटिंग हुआ है। क्यों वोटिंग कम हुआ है? क्योंकि यहाँ से माइग्रेशन ज्यादा है, यहाँ के लोग बाहर में जाके काम करते हैं, कारण से है। और मैं अब आप वेस्ट बंगाल की बात कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल हमेशा से नेशनल एवरेज से लगभग 10 से 12% ज्यादा वोट करता है। पिछले लोकसभा चुनाव में 67% वोट हुआ था पूरे देश में और वहां पर लगभग 82% वोट हुआ है। और आज यानी इस चुनावी पैटर्न में कुछ ऐसा नहीं है कि जो बहुत जो है अलग हटकर हो। इसका मतलब है कि जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर की जो बात अगर कहें तो वो भी इसमें कहीं आपको नहीं दिखता। बिल्कुल नहीं दिख रही अशोक जी। 40 सीट बीजेपी जीती थी, 15 सीट पर दूसरे पायदान पर थी। इस अगर हम बात करें 40 सीट बीजेपी जीती थी और 79 सीट 3 पार्टियों में बटा था और 43 सीट जो था 17 पार्टियों के बीच में बटा था। 79 सीट कांग्रेस बीजेपी और डीएमके किया था और 23 सीट गया था 17 पार्टी के बीच में। तो अशोक जी कहीं से मैंने पूरा देखा है, मैंने पूरा आंकड़ा देखा है, कहीं से कोई ऐसा पैटर्न नहीं दिख रहा है। जो 14 में वोट हुआ, जो 19 होगा, वही 24 में वोट हुआ है। पूरा स्टेट का अलग ढंग से चला जाए। एक मिनट, आखिरी बात अशोक भाई, पिछले ये जो सीटें हुई है वेस्ट बंगाल में, अगर तीनों का वोटिंग परसेंट देख ले तो पिछले 3 चुनाव में उतना ही वोट परसेंट हुआ है। और हर मतलब पिछले 2019 में 2014 में तीनों सीटों पर एआईटीसी जीता था, 2019 में बीजेपी जीता और हर सीट पर 1 से 1.5% वोट परसेंट बढ़ा। अगर वोट परसेंट नहीं भी बढ़ता तो कम से कम 2 सीटें बीजेपी चुनाव जीत जाती। तो यह वोट बढ़ना घटना एक समय स्पेसिफिक बात है। ठीक है। मोटे तौर पर कोई बड़ा अंतर जो है 2014-2019 के अगर कंपैरिजन करें, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, जो आंकड़े के हिसाब से अगर हम बात करें, प्योरली आंकड़ों के हिसाब से, तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप लोगों के लिए उम्मीद जगाता है। देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी को मैंने सुना, उन्होंने 2 विषयों को कहा और मुझे लगता है ये दोनों विषय धरातल पर हमें दिखाई दिए। पहला उन्होंने कहा कास्ट। मैं अभी भाई चैलेंज कर रहे थे कि जरा फील्ड पे भी घूमा करो, हम भी 30 साल से फील्ड में ही घूम रहे हैं। तो कास्ट का मैंने देखा था इनका मुजफ्फरनगर में भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद जो इस समय चुनाव लड़ रहे हैं और उसी के अंदर एक विधानसभा आती है, उसके जो पूर्व विधायक हैं उनके बीच में जो तलवार है खिंची हुई, वो ये नहीं था कि मंच से लेकर जनता के बीच में किस तरह के उनके वीडियो चल रहे सोशल मीडिया में, संगीत सोम दोनों के बीच में वो दिखाई देता है कि कास्ट का क्या हिसाब है। अब दूसरा विषय में बताया इन्होंने करप्शन। मैं कह रहा हूँ करप्शन के कारण ही ये उदासी वोट रूम आई है। करप्शन क्या देखने को मिला देश में? जो नई नीति आदरणीय मोदी जी लाए हैं और वो नीति लेकर आए हैं
इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की, जिसमें पहले ये कैसी नीति थी मैं आपको बताना चाहता हूं। पहले डंडा था ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का, फिर चंदा, और चंदे के बाद उनको फिर नई तौर पे धंधा देने का जो काम दिया गया। जी मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आप जो कह रहे हैं वो तमाम मुद्दे हैं चुनाव में, लेकिन अगर ये मुद्दे चले होते आपके तो फिर तो जनता भर भर के निकलती ना कि हमको जो है इसके खिलाफ वोट करना है, इसका हमें बीजेपी को। मैं आदरणीय तो कह रहा हूं कि जो नतीजे जो पैटर्न है वो दिखा रहे हैं कि आप लोग अपने वोटर को, आप लोग बीजेपी के अगेंस्ट अगर कोई वोटर था तो आप उसको एकजुट नहीं कर पाए, आप उसको घर से नहीं निकाल पाए। आदरणीय अशोक जी, मैं जो जनता है वो उबी हुई है भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से। नहीं, वही तो निराशा का भाव है। निराशा के बाद निकलते सरकार बदलने के लिए। आप बोलिए। नहीं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, आप जो बात कर रहे हैं वो गले नहीं उतर रही सर। इसलिए मैं कह रहा हूँ तर्क के आधार पर अगर लोग निराश थे तो लोग निकलते हैं। धरातल पे ये मुद्दे कहाँ हैं आखिर? नहीं, धरातल पे भी तो आने चाहिए। इंडिया अलायंस के पक्ष में भर भर के जनता आना चाहिए ना। उनमें उत्साह का बिल्कुल क्यों नहीं? राहुल गांधी जैसे सरीखे नेता फूंक देते हैं, जनता के बीच में जाए ना। जनता के बीच में कहाँ? अखिलेश यादव, राहुल गांधी कौन सा, आप बताइए कितने रैलियां किया, कितनी रैली थी? मुजफ्फरनगर में प्रियंका जी की रैली देख लेते हैं। ये सारे के राहुल सारे गांधी के सड़कों पे निकलते हैं तो तमाम जनमानस 12 लाख करोड़ 2004 से 14 12 लाख करोड़ के घोटाले हैं। नहीं, लेट मी फिनिश, बस 30 सेकंड में लूंगा। 12 लाख करोड़ के घोटाले 10 साल के अंदर 2004 से 14 के बीच में किए गए थे। और उसके बाद सारे घोटाले बाद भारतीय जनता पार्टी में चले गए। उस समय उद्योगपति का कहना था, उद्योगपति लोग कहते थे ये लॉस्ट डिकेड कहा जाता था। 2004 से 14 के बीच में लॉस्ट डिकेड कहा जाता था। आज राहुल गांधी उद्योगपतियों को गाली भर भर के देते हैं, अडानी और अंबानी को खूब गाली देते हैं। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं, आप उद्योगपति और व्यवसायी को यदि आप गाली देंगे तो आप बताइए हमारे देश में कहां से निवेश आएगा? और ये माहौल 10 सेकंड बस लूंगा, बस 10 सेकंड भुवन जी उत्तर देंगे इसका। 10 सेकंड बस। 2017 से पहले एक माहौल होता था, व्यवसायी और उद्योगपति कहते थे यूपी नहीं जाना है। आज गुंडा, मवाली, अपराधी, माफिया कितने टिकट दिए गुंडे मवाली को? क्योंकि योगी का कितने टिकट दिए पता है? कितने टिकट दिए गुंडे मवाली को? कितने लोकसभा विधानसभा में टिकट दिए? आप देखिए, चाहे भुवन जोशी बार-बार जाति 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 हिंदुओं को जाति में बांट दो, उस पर मुसलमानों का वोट लेंगे। रुकिए एक मिनट, भुवन जोशी रिस्पॉन्ड कर दीजिए। जो लोग जाति से बचते हैं ना, कि जाति इस देश का सच है, जाति जहर है, जहर ये आप तमीज नहीं है कैसे बात कर रही है? कितना सीने को कितना सीने को हमें बोल के दिखाएं, जाति का बोल के दिखाएं, आप बोल के दिखाएं। अखिलेश यादव भी आप बोल के दिखाएं, आप बोल के दिखाएं, आप टाइम दीजिए, आपने बोल के दिखाएं। सबके सब जाति ये बोल के दिखाएं, एक शब्द भी, एक जुमला चैलेंज है, एक शब्द बोल के दिखाएं, एक शब्द भी बोल के जाति बताइए, मुसलमानों की जाति भी बताइए, मुसलमानों की जाति रखिए यहाँ पे। आप बोल रहे बस हिंदू में जाति 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 आप बुलवाइए कुछ से। एक ब्रेक ले लीजिए, मैं ब्रेक के बाद लौट रहा हूँ। मान जाऊंगा मैं अपने, मैं ब्रेक के बाद लौट रहा हूँ, रुकिए एक मिनट। नहीं अपने आप बोल के दिखाएं। जीरा से प्यास बुझाएं, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। आज हमारी किसान सम्मान निधि सीधे हमारे बैंक खाते में आती है। अब हमारा हक कोई नहीं मार सकता। नहीं तो पहले फसल बिचौलिए कौड़ियों के भाव ले जाते थे, लेकिन अब बीज से बाजार तक साथ खड़े हैं मोदी जी। बड़ा फसल बीमा, किसान क्रेडिट कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड, सबसे ज्यादा फसलों पर एमएसपी, हर खेत को पानी, नैनो यूरिया, अब ड्रोन की भी तैयारी। लेकिन फिर भी मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है। किसान कल्याण की गारंटी मोदी जी की, और उन्हें जिताना ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। आपकी सुरक्षा है हमारे लिए बहुमूल्य, इसलिए जब भी लें एलपीजी सिलेंडर जरूर कराएं प्री डिलीवरी जांच। आपकी सुरक्षा को और बेहतर सुनिश्चित करने के लिए हर घर में हो रही है रसोई गैस उपकरणों की सुरक्षा जांच। अगर सुरक्षा होस खराब हो तो तुरंत बदलवाएं। आपातकालीन स्थिति में कॉल करें 1906। स्वच्छ ईंधन का वादा, सुरक्षित रसोई का इरादा। फूल वाला, केटरिंग वाला,
बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं रे, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी है। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। ये मार्केट का तो क्या है, कभी ऊपर कभी नीचे। मैं तो अपने पैसे ऐसे दूर ही रखता हूँ। तो तू म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना। और म्यूचुअल फंड्स यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। ऐसे भी म्यूचुअल फंड्स हैं जो तेरी तरह मार्केट से दूर रहते हैं। ये कौन सा म्यूचुअल फंड्स है? फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स। ये सिलेक्टिव इंटरेस्ट बेयरिंग कंपनी बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और मनी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। इक्विटी मार्केट में नहीं करते। ये रेगुलर रिटर्न्स देते हैं, मतलब रेगुलर इनकम। म्यूचुअल फंड्स में फिक्स्ड इनकम वाली बात? करेक्ट। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। तब घर में अगर कोई बीमार पड़ जाए ना, तो इलाज के लिए घर बिक जाता था, पीढ़ियां कर्ज में डूब जाती थी। और आज तो अस्पताल के खर्चे की फिक्र नहीं सताती। और याद है जब 60 साल में सिर्फ 7 एम्स बने थे, वहीं 10 साल में 16 नए बन गए। और फिर भी मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है। करोड़ों लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिला है। ये है मोदी की गारंटी। तो फिर हमने भी सोच लिया, फिर एक बार मोदी सरकार। और ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। चलिए पहला बार चुनाव की थोड़ी चर्चा जारी है, लेकिन आज शुक्रवार है तो आज हमारा क्विज का वक्त है। तो आज का हमारा सवाल जो है नोट कर लीजिए, इसका जवाब देकर आप आकर्षक इनाम जीत सकते हैं। हमारा आज का सवाल है, भारत के आम चुनाव में महिलाओं को पहली बार मतदान करने की अनुमति कब दी गई है? हमारा आज का सवाल है। आप अपने जवाब हमारे डीडी न्यूज के जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उस पर टैग करके आप अपना जवाब दे सकते हैं। और जो पहले जो 3 पुरस्कार होंगे, यानी पहले जो 3 लकी विनर्स होंगे, उनको जो है एक पुरस्कार मिलेगा। चलिए प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, वक्त बहुत कम है। मेरा सवाल एक बार फिर वही है कि क्या मैं कह रहा हूं कि क्या आपको लगता है अगर एकता के साथ अगर आप लोग मिलकर लड़ते तो शायद वोट परसेंट को बढ़ा देते तो शायद उसका ज़्यादा फायदा होता? क्योंकि मैं आपकी बात को लेकर कह रहा हूँ कि आपके तमाम मुद्दे हैं, लेकिन उसके बावजूद वोटर उन मुद्दों पर रिस्पॉन्ड करता दिख नहीं रहा। देखिए, जो लड़ाई है 2000 जिसमें माननीय मोदी जी की सरकार बनी, उसका सिनेरियो इस सिनेरियो में बहुत ज़्यादा अंतर है। और अंतर इसलिए है कि जो वोट परसेंटेज था विपक्षियों का, वो भारतीय जनता पार्टी को भयभीत किए हुए है। और भ्रष्टाचार तो इस बार का जो है सबसे बड़ा स्कैंडल, और ये हम नहीं कह रहे, ये हमारे जो साथी बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके वित्त मंत्री की पति देव कहने का काम कर रहे हैं कि जो घोटाला था ये इलेक्ट्रॉन बोर्ड का, विश्व का सबसे बड़ा घोटाला भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हुआ। और जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो अपने विपक्षी लोगों पे जो आरोप लगाए भ्रष्टाचार को, उनको अपने साथ शामिल करके उन्होंने चाहे अजीत पवार हो, छगन भुजबल हो, नारायण राणे हो, हेमंत कुशवाहा, शुभेंद्र अधिकारी, हसन मुश्रीफ, सबको पवित्र करा। ये करप्शन का मुद्दा प्रमुख इस चुनाव में रहा है। ओके, सही जवाब। बहुत संक्षेप में, बस मुझे तो एक ईवीएम ठीक नहीं आज नहीं, अब वो तो पता चलेगा आने वाले वक्त में। नतीजों के आधार पर तय करे जाएगा। नहीं, नतीजों के आधार में नहीं, बड़ी कंप्लेंट्स भी आ रही हैं। ये देखिएगा जाके विपक्षी दलों ने। अब तो मुझे भारतीय जनता पार्टी पे एक शेर याद आ गया कि नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं, वो भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं, वो हाथ जोड़ करके बस्तियां लूटने वाले कितनी बार सभा के अंदर जो है सुधारों की बात करते हैं। कितना चाह रहे हैं
देखिए जनता मूर्ख नहीं है, और ये युवा है ना, वो पूरा इसके अंदर सब कुछ जानता है क्या हो रहा है, वो इससे कनेक्टेड है। ओके, रुकिए ओके, एक मिनट रुकिए ब्रिजमोहन दुग्गल, क्या लग रहा है? अशोक जी, हम जल्दी से एक चीज में समाप्त कर देता हूँ, एंटी इनकम्बेंसी है या नहीं, हिंदी प्रदेश के आंकड़े हैं, सिर्फ जल्दी से खत्म करता हूँ। उत्तराखंड शाम 5 बजे तक अगर एंटी इनकम्बेंसी होती, 5 सीटें हैं, 5 पे आज वोट हो गई। नैनीताल में 59% है, हरिद्वार में 59 है, अल्मोड़ा में 44 है, टिहरी में 51 और गढ़वाल में 48, थोड़ा बढ़ेगा। अगर एंटी इनकम्बेंसी होती तो मिनिमम 70 आपको दिखाई देता है। ओके, हिंदी प्रदेश, हिंदी बेल्ट है। ओके, तो मुझे नहीं लग रहा। ओके राकेश जी, तो तमाम मुद्दे आए कि भाई आप लोग की सरकार भ्रष्टाचार को लेकर उन्होंने मुद्दा, मेरे पास समय कम है, लेकिन जल्दी से आपको लगता है कि तमाम मुद्दे जो इन्होंने उठाए थे वो कहीं ना कहीं वोटर के मन पे असर छोड़ पाए तो आपके लिए मुश्किल हो सकती है? नहीं, देखिए, हमें पूरा विश्वास है कि जनता सकारात्मक मुद्दों पर लड़ी है, सकारात्मक मुद्दों पर बाहर निकल करके वोट किया है। हम फिर अपील कर रहे हैं कि ये विपक्ष के बरगलावे से, विपक्ष के बहलावे से जनता बाहर निकल करके बाहर वोट करे और बड़ी संख्या में निकल कर वोट करे। और हम विपक्षी दलों से भी अपील कर रहे हैं कि आप भी मैदान में वोटर्स को बाहर निकालने के लिए प्रयास करिए, आप भी मिलकर के ज्यादा से ज्यादा वोट कराने के लिए अपील करिए। ओके, वोट तो ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, वोटर को निकलना भी चाहिए और आप सरकार के पक्ष में जाएं, विपक्ष में जाएं, लेकिन वोट जरूर करना चाहिए। कुल मिलाकर आज की जो पोलिंग है वो बहुत ज्यादा उसमें अंतर नहीं दिखता, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी, आपने जो कही, क्योंकि मैं अपने प्रोग्राम में कम से कम फैक्ट्स को बिल्कुल क्लियर कहता हूँ। आपने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के पति का बात करी और आपने उनको लेकर कहा, वो वित्त मंत्री, विपक्ष बार बार कहता है वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति हैं, लेकिन वो जो बयान देते हैं वो वित्त मंत्री के पति होने के नाते नहीं देते, वो विपक्ष के नेता हैं, वो कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ चुके हैं। और एक घर में अगर दो लोग डेमोक्रेसी के साथ अलग अलग पार्टियों में रहते हैं, उनके मत अलग अलग होते हैं, तो भारत की लोकतंत्र की खूबसूरती है। तो अगली बार जब उन्हें कोट करें तो ये जरूर बताएं वो किस पार्टी के नेता हैं, बजाय इसके कि किसके पति हैं। उनकी भी अपनी आइडेंटिटी है, उस आइडेंटिटी का भी सम्मान होना चाहिए। बहरहाल आज इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात होगी। फिलहाल आज दो टुक में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। लोकतंत्र के महापर्व में हर आवाज रखती है मायने। आम चुनावों के लिए क्या है जनता की राय? कांग्रेस जीतती भी है तो उनका प्रधानमंत्री का चेहरा कौन सा होगा? क्या है उनके मुद्दे